हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम SY बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर का जो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स हम सीखने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अमालगमेशन ऑफ फर्म्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम क्यों फर्म्स अमेलगमेट करते हैं, मतलब क्यों फर्म्स जो है वो फर्म्स का मर्जर क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। एंड साथ ही हम इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखने वाले हैं कि इसको कैसे, जो ओल्ड फर्म्स है उसको कैसे क्लोज करते हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एंड न्यू फर्म्स के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तो ये सभी आपको थियोरेटिकली इस लेक्चर में रिसीव होने वाला है, आपको समझने के लिए मिलने वाला है। तो इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। साथ ही अगर हो सके तो प्लीज आप अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, नोट्स भी आप है ना नोट डाउन करते जाइए साथ में, तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अमालगमेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो इन जनरल लैंग्वेज इफ वी से, तो अमालगमेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन और मर्जर। कॉम्बिनेशन और मर्जर, तो कॉम्बिनेशन एंड मर्जर किसका होगा, जब भी हम बोलेंगे कि एक या दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग फर्म्स, जब दो और दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग फर्म्स आर डिसॉल्व्ड, उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब वो बंद हो जाती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। एंड अ न्यू फर्म इज एस्टैब्लिश, उनके बदले जो टू और मोर एग्जिस्टिंग फर्म्स है जो डिसॉल्व होंगी, उनके बदले में नए फर्म का एस्टैब्लिशमेंट होता है, नए फर्म का फॉर्मेशन होता है। वो जो नई फर्म है वो क्या करती है, वो टेक ओवर करती है बिजनेस को। किसके बिजनेस को, तो ओल्ड फर्म्स के बिजनेस को टेक ओवर करती है। तो वंस अगेन लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग फर्म्स आर डिसॉल्व, जब एक, यहां पर दो और दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग फर्म्स डिसॉल्व होते हैं एंड अ न्यू फर्म इज एस्टैब्लिश, और उसके बदले एक नए फर्म का एस्टैब्लिशमेंट होता है, सेटअप होता है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द ओल्ड फर्म्स। ओल्ड फर्म के बिजनेस को टेक ओवर कर नए फर्म का सेटअप होता है, तो उसे बोला जाता है अमालगमेशन ऑफ फर्म्स। ओके, सो ये इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने कि AB एंड कंपनी फर्म, ये एक जस्ट आप समझ लो डायग्राम, मैंने इसीलिए बोल दिया कि समझने में इजी होगा। AB एंड कंपनी, ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। एंड CD एंड कंपनी जो है वो भी एक फर्म है, दूसरा फर्म है। सो हियर दो फर्म है हमारे पास, AB एंड कंपनी, CD एंड कंपनी, ठीक है। इन दोनों का मर्जर हो जाता है एंड आफ्टर मर्जर ये दोनों जो कंपनी है उनका नया नाम जो है वो तैयार हो जाता है, नया नाम सामने दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर नया नाम दिया है ABCD एंड कंपनी। अमालगमेशन के बाद जो नई फर्म है उसका नाम ABCD एंड कंपनी हुई। ये ABCD एंड कंपनी किसके मर्जर की वजह से बनी है, ये AB एंड कंपनी एंड CD एंड कंपनी जो है उसके मर्जर की वजह से जो है ABCD एंड कंपनी बनी है। तो यहाँ पर ये जो AB एंड कंपनी है वो ओल्ड फर्म है, उसे हम वेंडर फर्म भी बोलते हैं, उन्हें सेलिंग फर्म भी बोलते हैं। CD एंड कंपनी भी वही बात है, ओल्ड फर्म है, वेंडर फर्म है एंड सेलिंग फर्म है। इनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, पुरानी जो ओल्ड फर्म्स है उनके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो ओल्ड फर्म्स बोल सकते हैं, हम वेंडर फर्म्स बोल सकते हैं, हम सेलिंग फर्म्स इनको बोल सकते हैं। एंड आफ्टर मर्जर जो नई फर्म तैयार होती है उस फर्म को हम परचेसिंग फर्म, वी कॉल इट एज परचेसिंग फर्म, और न्यू फर्म करके हम उसे बुलाते हैं। परचेसिंग फर्म जिसने परचेस किया, ठीक है, जो फर्म जिसने AB एंड कंपनी, CD एंड कंपनी को परचेस किया है वो परचेसिंग फर्म है, जिससे कि न्यू फर्म भी नाम दिया गया है, ऐसे न्यू फर्म भी बोला जाता है। अभी क्या रीजन है इनके पीछे, क्यों हम
जो है अमलगमेशन करते हैं, दो फर्म का या उससे ज़्यादा फर्म का अमलगमेशन क्यों होता है, उसके पीछे रीजंस ये है कि अभी हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड इज सो कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन बहुत है, एंड एक्सपेंडिचर्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, चीज़ों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनीज को भी लोड पड़ता है, कंपटीशन, उन्हें भी कट थ्रोट जो कंपटीशन है उन्हें फेस करना पड़ता है, साथ ही उन्हें भी जो है एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो इस उन एक्सपेंसेस से बचने के लिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने नोट डाउन किए हैं आपके रेफरेंस के लिए। आप इन्हें जस्ट माइंड में फिट कर लोगे तो आपके सारे जो है डाउट्स की अमलगमेशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, व्हाई फर्म्स आर अमलगमेटेड, ओके, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दोनों का आंसर सेम है। अगर क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया आपको तो आपको आंसर देना है कि टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो दो बार ना खर्चा करना पड़े, बार बार फिक्स्ड एक्सपेंसेस के पीछे खर्चा ना करना पड़े। तो जैसे कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया है FI BCom में कि जो फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस के डुप्लीकेशन से बचने के लिए एज वेल एज, मतलब वो डबल ना खर्चा करना पड़े, AB एंड कंपनी जो है, CD एंड कंपनी जो है वो एक ही बार उनको फिक्स एक्सपेंसेस के पीछे खर्चा करना पड़ेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो बार बार चेंज होते रहते, राइट। फिक्स्ड जो है एक बार लग गया खर्चा, लग गया। तो यहाँ पे इसीलिए डुप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अवॉइड करने के लिए एंड टू अवॉइड द कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, जो है मैनेजमेंट क्या करती है, मर्जर कर लेती है, दो अलग अलग फर्म के मैनेजमेंट एक साथ आ जाते हैं और नई फर्म तैयार कर लेते हैं। देन टू हैव मोनोपोली इन ए पर्टिकुलर ट्रेड, एक पर्टिकुलर ट्रेड में मोनोपोली लाने के लिए, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपनी मोनोपोली रखने के लिए दो फर्म जो है, ताकि उनको कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो बेटर वो क्या करते हैं, एक साथ मर्जर कर लेते हैं। तो टू हैव मोनोपोली इन ए पर्टिकुलर ट्रेड। देन टू रिड्यूस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी जो है एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी। देन टू गेट मोर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना और बड़ा करना है तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू गेट मोर कैपिटल जो है फॉर द एक्सपेंशन, ये लोग क्या करते हैं, दो से ज़्यादा फर्म एक साथ आ जाते हैं, डिसॉल्व होकर एक साथ आकर वो नई फर्म तैयार कर लेते हैं, उनका मर्जर हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया था लिखने के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट, टू गेट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस, मतलब ज़्यादा ऑपरेशंस, ज़्यादा एक्टिविटीज़ एनलार्ज करने के लिए एंड उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एंड एक्सपेंशन के लिए जो फर्म्स जो है वो एक साथ मर्जर कर लेती है, वो अमेलगमेट हो जाती है, एक साथ मर्जर हो जाता है उनका। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है। देखिए मुझे पता है बोलते वक्त जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वैसे भी लिखना ठीक नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में आप अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने खुद के पॉइंट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं स्टडी करके। ओके, नाउ अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, तो यहाँ पर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म मतलब वेंडर फर्म भी उसे बोला जाता है, सेलिंग फर्म भी बोला जाता है, सेलिंग फर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि दो फर्म तो कम से कम होती है ना, दो और दो से ज़्यादा। तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म्स, वेंडर फर्म्स और सेलिंग फर्म्स, देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का, ओल्ड फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के दो मेथड है, लेकिन FI BCom में आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, आपके सिलेबस में एक ही मेथड है, ओनली वन मेथड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, वो है रियलाइजेशन मेथड, एक है रियलाइजेशन मेथड एंड दूसरा है रिवैल्यूएशन मेथड। नाउ रियलाइजेशन मेथड जो है
ये डिसोल्यूशन ऑफ जो है डिसोल्यूशन ऑफ द वेंडर फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है रियलाइजेशन मेथड में, इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ द वेंडर फर्म का जो शटर डाउन होता है वो दैट इज इन्वॉल्व इन द रियलाइजेशन मेथड के अंडर में। नाउ इसका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम एज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स स्टडी किया था, चैप्टर नंबर जो 6 था आप लोगों का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद चैप्टर नंबर 6 ही था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का पार्टनरशिप फर्म था, सेकेंड फर्म आपका एनपीओ वाला था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला, देन थर्ड चैप्टर आपका एडमिशन था, फोर्थ चैप्टर रिटायरमेंट एंड फिफ्थ चैप्टर वाज डेथ, या सिक्स चैप्टर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था, राइट। तो यहाँ पर जो है डिसॉल्व हो रहे हैं फर्म्स डिसॉल्व हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जैसा ही सेम इसका भी प्रोसीजर है रियलाइजेशन मेथड में जो हम फॉलो करेंगे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा रियलाइजेशन मेथड फॉलो करने के लिए। अच्छा, इस पे जाने से पहले हम एक बार जस्ट रीवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है वो समझ लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये मेथड नहीं है, आपको ये स्टडी नहीं करना है। ये जो लोग हैं ना इंटर सीए कर रहे हैं उनको रीवैल्यूएशन मेथड भी स्टडी करना है। इंटर सीए में ये जो स्टूडेंट्स इंटर सीए कर रहे हैं उन्हें रीवैल्यूएशन मेथड भी स्टडी करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें प्रिपेयर होता है, कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर होता है, परचेज फर्म एंड न्यू फर्म का अकाउंट यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन मेथड में प्रिपेयर करते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, कौन से अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं, ओपन द आपको कौन से अकाउंट जो है वो ओपन करने होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अगर वो फर्म को जब आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करो तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि फर्म जानना चाहेगी कि उनका जो उनका जो प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको जानने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करोगे तो उसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है टू नो द प्रॉफिट और लॉसेस। एंड इस रियलाइजेशन अकाउंट में ही हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है बुक वैल्यू पे वो ट्रांसफ़र करेंगे। फिर यहाँ पर हम परचेस कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू हम दिखाएंगे, कोई एसेट टेकन ओवर किया है पार्टनर ने, तो ये सब हम आगे जाके वन स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले। तो रियलाइजेशन अकाउंट का यूज़ आपको पता चल जाएगा। इसका प्रोफॉर्मा भी मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी कि रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली क्या प्रोफॉर्मा क्या बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करना होता है एज पर द क्वेश्चन। देन सेकेंड जो अकाउंट आपको ओपन करना है दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना है। कॉलमनर फॉर्म मतलब जो हमने एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर तो कॉलम्स बनाते हैं, तो कॉलमनर फॉर्म इसलिए मैंने लिखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। देन कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन ये कैश एंड बैंक अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब जो नई फर्म है, व्हेन द न्यू फर्म इज नॉट टेकिंग ओवर द कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिखाई देगा, मतलब जो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में जो कैश एंड बैंक दिखाई देगा, अगर वो न्यू फर्म नहीं टेक ओवर करता है तो हमें कैश एंड बैंक अकाउंट सेपरेटली बनाकर उसका ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। एंड कोई भी लायबिलिटीज वगैरह है तो वो हम पे ऑफ कर देते हैं इस अकाउंट के थ्रू। नाउ परचेज फर्म एंड न्यू फर्म का अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। और क्या प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन मेथड के अंदर में, परचेज फर्म एंड न्यू फर्म का अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। नाउ ये सब जो अकाउंट्स ओपन करने हैं इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप सम स्टार्ट करोगे तो आपको किसके साथ डील करना है। सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करो, आप ऐसे बोल दो कि ये आपका पहला स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड, कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बनाओ। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? ये परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या होता है मिस? तो परचेज कंसिडरेशन वो है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पार्टनर्स को, जो परचेसिंग फर्म जो है वो वेंडर फर्म को कितना पेमेंट करने वाली है उसके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए।
ओल्ड फर्म के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जो परचेसिंग फर्म है, न्यू फर्म है, वो कितना पेमेंट करेगी, तो वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ, आपको यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लेना है, तो डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप कोई टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट लिखे हुए जो है पॉइंट्स है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ से बी से हमारा पहला स्टेप है कि स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन आप तैयार करो। जब आपके सामने क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन बनाने जाओगे। परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन मतलब कंप्यूटेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन आप बोलोगे, जिसमें कि विच विल बी पेड बाय द परचेसिंग फर्म, जो कि है ना परचेसिंग फर्म पे करती है, न्यू फर्म पे करती है वेंडर फर्म को। नाउ मीनिंग ऑफ परचेस कंसिडरेशन, अभी ये सब जो है आपको कहाँ पे यूजफुल है? तो दिस इज यूजफुल जब भी आपको कोई ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह है, फिलअप वगैरह, तो उसमें आपके लिए यूजफुल है। ट्रू एंड फॉल्स में परचेस कंसिडरेशन इज द अमाउंट, इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द अमाउंट पेएबल बाय द परचेसिंग फर्म, कि है ना परचेसिंग फर्म ये अमाउंट पे करेगी, पेएबल है मतलब दिस अमाउंट इज ड्यू, दिस इज ड्यू टू वेंडर, पेएबल टू द वेंडर, वेंडर को पे करना है, मतलब जो सेलर फर्म है, सेलर फर्म जिसने अपना फर्म सेल किया है, ओके, ओल्ड फर्म, फॉर टेकिंग ओवर इट्स बिजनेस, उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए जो परचेसिंग फर्म है वो वेंडर फर्म को अमाउंट, कुछ अमाउंट देगी। दैट अमाउंट, पेएबल अमाउंट इज नोन एज द परचेस कंसिडरेशन। अब इसका स्टेटमेंट तैयार करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। तो मिस हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि आप लास्ट 3 ईयर से अकाउंट्स कर रहे हो, आप सभी जानते हो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ओनली आप लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हो, राइट? तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन विल ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो इसको बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ओल्ड फर्म, जो आपकी ओल्ड फर्म है, वॉट एवर बी द नेम, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट, देन अमाउंट रुपीज ओल्ड फर्म, देन बैलेंस शीट में ये जाएगा, ये बैलेंस शीट जो बैलेंसेस रीवैल्यूड अमाउंट्स होंगे बैलेंस शीट के आइटम्स के, एंड टोटल न्यू फर्म बैलेंस शीट, न्यू फर्म में कितना बैलेंस शीट, न्यू फर्म के बाद में आपका जो नया बैलेंस शीट बनेगा, जब ये बिजनेस को मर्ज हो जाएगा तो नई बैलेंस शीट बनेगी। तो ये जो वैल्यूज़ होंगे एसेट्स के एंड लायबिलिटीज़ के, वो आप नए बैलेंस शीट में दिखाओगे, रिप्रेजेंट करोगे। एंड यहाँ पर जो बैलेंसेस होंगे वो आपके रीवैल्यूड फिगर्स होंगे। तो कौन से फिगर्स? एसेट्स टेकन ओवर, जो भी एसेट न्यू फर्म टेक ओवर करेगी, न्यू फर्म टेक ओवर करेगी एट वॉट एवर बी द प्राइस, कुछ भी उसकी रीवैल्यूड फिगर हो सकती है, बुक वैल्यू भी हो सकती है। जब कुछ भी नहीं बोला है, टेक ओवर करने बोला और कुछ भी नहीं बोला है, तो वो बुक वैल्यू भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि रिवाइज्ड वैल्यू भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर रीवैल्यूड फिगर्स लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ये नया वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो अग्रीड वैल्यू ऑल्सो वी कैन कॉल, जो भी वैल्यू पे वो अग्री करता है, अग्रीड वैल्यू और वैल्यूड फिगर्स हम लिखेंगे। ओल्ड फर्म 1 and 2, कम से कम 2 फर्म तो होगी मर्जर के लिए, राइट? तो उनके अग्रीड वैल्यू जो है एसेट्स के, वो सारे हम लिखेंगे उनके रेस्पेक्टिव कॉलम के अंडर में। एंड फाइनली जो लास्ट थर्ड कॉलम होगा वो टोटल का होगा, जिसमें हम न्यू, जो कि ये सारे बैलेंसेस जो होंगे, यहाँ पे मैंने फिगर्स अमाउंट में नहीं दिखाया है, जो भी बैलेंसेस होंगे वो नए फर्म की बैलेंस शीट में दिखाई देगा। हमें एसेट्स टेकन ओवर में से हमें लेस करना है, माइनस करना है लायबिलिटीज टेकन ओवर। जितने भी लायबिलिटीज जो है वो फर्म टेक ओवर करती है, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अग्रीड वैल्यूज़ में हम यहाँ पर ओल्ड फर्म के कॉलम के अंडर में लिखेंगे। एंड उनका टोटल जो है हम न्यू फर्म के बैलेंस, जो बैलेंस शीट के लिए अमाउंट्स जो होंगे वहाँ पर हम लिख देंगे। नाउ आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जो भी वैल्यू आपके रिमाइंडर जो है, जो रिमेनिंग वैल्यू है, दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन। जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपका परचेज कंसिडरेशन होगा। एंड दिस परचेज कंसिडरेशन इज नथिंग बट द कैपिटल,
बैलेंस, ये जो परचेज कंसिडरेशन वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल, जो कि आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में भी ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है और वो कैपिटल अकाउंट क्लोज डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू, मैंने परचेज कंसिडरेशन लिखा है, दैट मीन्स ये जो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू है वो नए फर्म के अकाउंट में एज वेल एज हमारा जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसमें भी अपीयर करेगा। डेबिट साइड में हम इसे दिखाते हैं। आगे इसके बारे में और डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया है। नाउ एक बात याद रखना है कि यूजुअली जो परचेज कंसिडरेशन है वो हम कंप्यूट करते हैं एज पर द नेट एसेट मेथड। दिस इज कॉल्ड द नेट एसेट मेथड। ये जो परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, दिस इज द नेट एसेट मेथड है। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे नेट पेमेंट मेथड बोला जाता है। नेट पेमेंट मेथड भी होता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे नेट एसेट मेथड के थ्रू ही सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ तक हमारा परचेज कंसिडरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया। नाउ लेट्स कम टू दी हाउ टू डील विद द बैलेंस शीट आइटम्स। जो बैलेंस शीट आइटम्स है ओल्ड फर्म के, उनको कैसे हमें, उनके साथ कैसे डील करना है, उन्हें कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है, उनके साथ कैसे हमें रिएक्ट करना है, राइट। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज उनकी क्या होगी, उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे एंड ऑल, हम अभी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे एसेट साइड जो भी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट जो है, अब तक आप सभी अच्छे से जानते हैं, बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लायबिलिटीज होता है एंड राइट हैंड साइड जो होता है वो एसेट्स होता है। तो जो एसेट साइड में जितने भी बैलेंसेस हैं उसमें से सबसे पहले हम आ जाते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, हाउ टू डील विद द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द ओल्ड फर्म। अगर आप लोगों को कैश एंड बैंक बैलेंस टेकन ओवर करके बोला है, इज टेकन ओवर बाय द परचेसिंग और न्यू फर्म, अगर आपसे कहा है क्वेश्चन में कि इट इज टेकन ओवर बाय द परचेसिंग और न्यू फर्म, द बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक बैलेंस मस्ट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर नया फर्म टेक ओवर करता है कैश एंड बैंक बैलेंस को, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेकन ओवर मतलब ट्रांसफर इट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कैश एंड बैंक बैलेंस को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू मूव करते जाने वाली हूँ। इफ कैश एंड बैंक इज नॉट टेकन, अगर ये टेक ओवर नहीं किया गया, अभी टेक ओवर कौन करता है, कौन टेक ओवर करता है ओल्ड फर्म को, नया फर्म। तो इफ इट इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, तो फिर आप क्या करोगे, तो मैंने पहले भी आपसे बोला है कि द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक मस्ट बी शोन एज ओपनिंग बैलेंस इन द कैश एंड बैंक अकाउंट। एक सेपरेट कैश एंड बैंक अकाउंट बनाकर, लेजर अकाउंट बनाकर, उसमें हमें एज अ ओपनिंग बैलेंस उसे प्रेजेंट कर देना है। टू कैश एंड बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर जैसे हम लिखते हैं वैसे हमें लिख देना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझा। Now let's move to the next one. Second, हम बैलेंस शीट में से जो एसेट साइड के आइटम्स है उनके साथ डील कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे आपको मूव करना है क्वेश्चन में। नाउ सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अगर दिया, अभी आप ही सोचिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपने बैलेंस शीट में कौन से साइड में देखा है, एसेट साइड में देखा है ऑब्वियसली। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नथिंग बट द फिक्टिशियस एसेट। ये जो है फिक्टिशियस एसेट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, जो कि हमें ट्रांसफर करना होता है, हमें इसे ट्रांसफर करना होता है किसको, पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होता है। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वी कॉल इट एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी लॉसेस है ये। तो यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट्स दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटिव लॉसेस विच मस्ट बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये हम पार्टनर्स के जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम ओल्ड पार्टनर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसे
डेबिट कर देंगे, सॉरी इसे डेबिट किया जाता है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डेबिट कर देंगे। अंडरस्टूड अप टिल हियर? डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये लॉसेस है ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट किया जाएगा तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे मिस? इन केस हमें जर्नल एंट्री पूछ लिया तो मिस हम क्या करें? तो दिस इज द, देखो ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन के लिए हम जर्नल एंट्री नहीं लिखते हैं, राइट, लेकिन हमें जर्नल एंट्री अदर जो ट्रांजेक्शन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्री देना होता है। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, इसीलिए हम लिखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज नथिंग बट दी लॉस। ये जो है वो लॉस है, हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्या होगा? जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, बैलेंस शीट एसेट साइड की आइटम्स के साथ कैसे डील करेंगे। तो थर्ड है डेबिट बैलेंसेस इन पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अगर आपको एसेट साइड में कोई भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिखाई दे रहा है या उसका करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में आपको ओपन करना है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ओपन करना है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बैलेंस एंड करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस मस्ट बी शोन एज द ओपनिंग बैलेंस। एज ओपनिंग बैलेंस आप उसे प्रेजेंट करोगे उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट बनाकर आप इसे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको करंट अकाउंट में लिखना होगा। और अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। अभी ये नेसेसरी नहीं है कि सबके सब जो पार्टनर है उन सब का डेबिट बैलेंस होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कभी कभी किसी का क्रेडिट बैलेंस होता है और किसी का डेबिट बैलेंस हो जाता है, ठीक है, उसके बहुत सारे विड्रॉवल्स की वजह से, ड्राइंग्स जो पर्सनल विड्रॉवल्स वगैरह की वजह से हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इस पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया है उसी पार्टनर के रेस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट साइड में आपको वो बैलेंस जो है एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। देन फोर्थ जो स्टेप है, आप जब बैलेंस शीट के एसेट साइड को देखोगे, ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो फोर्थ स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? रिमेनिंग एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल के साथ जो दूसरे बाकी सन्ड्री एसेट्स है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं, उन्हें अगर टेक ओवर किया है या नहीं टेक ओवर किया है, वेदर टेकन ओवर और नॉट, इसका मतलब है टेक ओवर किया है या नहीं टेक ओवर किया है किसने? नए फर्म ने। इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब दोनों ही केस में, वेदर टेकन ओवर और नॉट, दोनों ही केस में आप जितने भी एसेट्स है इंक्लूडिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, पहला आपका काम है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एज पर द बैलेंस शीट जो फिगर दिए हुए हैं एट बुक वैल्यूज, मतलब एज पर द बैलेंस शीट जो अमाउंट दिया है, फिगर दिया है आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ये सारे के सारे एसेट्स जो है इंक्लूडिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट में अपीयर करता है, दिखाई देगा, तो वो सब उठाकर आपको सीधा स्ट्रेट अवे सम्स जब करेंगे तो और आपको रिकलेक्ट हो जाएगा अच्छे से। 12th में आपने जो डिसोल्यूशन किया है उसी हिसाब से हम प्रोसीजर में जाते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप एसेट्स को रिकॉर्ड कर देते हो। तो यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री बोलते हैं इसको, हम ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हमें शट डाउन करना है बिजनेस को। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बिजनेस परमानेंटली यहाँ पे शट डाउन हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो बैलेंस के हिसाब से हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारा का सारा लिख देते हैं एसेट्स। नाउ आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स, जो डेटर्स की जो ग्रॉस वैल्यू है इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट आप ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर करोगे डेटर्स की, एंड वॉट एवर बी द रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स है एंड प्रोविजंस है फॉर बेड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, आरडीडी एंड पीबीडी जो है
वो आपको सेपरेटली ट्रांसफर करना है, इज ट्रांसफर्ड सेपरेटली टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको सेपरेटली आपको जो भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो मतलब ग्रॉस वैल्यू में आप रिकॉर्ड करोगे एसेट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड उसका जो भी डिडक्शंस है वो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट आप प्रेजेंट करोगे। तो ये सारी कहानी थी अबाउट दी एसेट्स, एसेट्स को लेकर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो क्विकली मैं जरा यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए दे देती हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ टू डील विद द बैलेंस शीट आइटम्स, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। आफ्टर दिस इज योर सेकेंड स्टेप। आप परचेज कंसिडरेशन तैयार करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप है कि चलो बैलेंस शीट आइटम्स को खाली करो, उसे कहाँ कहाँ पहुँचाना है वहाँ उनको ठिकाने पे लगा दो, पहुँचा दो। तो एसेट साइड के बैलेंसेस जो है, टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ये जर्नल एंट्री है जब हम लॉसेस को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूविंग टू द लायबिलिटी साइड्स। लायबिलिटी साइड्स में जो भी बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जो भी लायबिलिटीज है उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड स्टेप। लायबिलिटीज साइड को खाली करना है तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आपको दिखाई देगा, क्रेडिट बैलेंस होता है ये जो लायबिलिटीज के अंडर में दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, इट मस्ट बी शोन एज द ओपनिंग बैलेंस। एज द ओपनिंग बैलेंस मतलब आपको कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, एंड अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट तैयार करना है, तो करंट अकाउंट का करंट में दिखाएंगे एंड कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में आपको प्रेजेंट कर देना ओपनिंग बैलेंस। देन नेक्स्ट यहाँ पे लायबिलिटी साइड का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप रिजर्व्स जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी है, जनरल रिजर्व रहने दो, कोई भी टाइप का रिजर्व रहने दो, एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्रेडिट बैलेंस अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था पार्टनर्स को, तो वो आपको क्या करना है, उठाकर आपको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में दिखा देना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो है, दैट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ एनी गिवन। एंड अगर रेशियो नहीं दिया है तो आप इक्वली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को। देन जर्नल एंट्री क्या होगी इसके लिए, तो रिजर्व्स स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर करना हुआ, क्रेडिट करना हुआ, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है, उनको उसका बेनिफिट दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ अब बाकी की जो लायबिलिटीज बचे हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो है, आउटसाइड लायबिलिटीज जो है, तो उसमें लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, जितने भी लायबिलिटीज नए फर्म ने टेक ओवर किया है मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अभी लायबिलिटीज को लेकर डिफरेंट है, जो यहाँ पर जो भी टेक ओवर किया है लायबिलिटीज वो फर्म ट्रांसफर कर देगी रियलाइजेशन अकाउंट में, वो ट्रांसफर कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, विच एवर लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। एसेट्स में क्या था, वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर, इफ यू रिमेंबर इसमें हमने क्या बोला था, वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर। हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर रिमेनिंग एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल टेकन ओवर और नॉट मस्ट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन लायबिलिटीज में ऐसा नहीं है, जितनी भी लायबिलिटीज टेक ओवर करता है न्यू फर्म वो ही खाली हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते, तो ये बात आपको याद रखनी है। लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म मस्ट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उस पर पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फटाफट अभी ये जो लायबिलिटीज साइड का है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा, एक बार नोट डाउन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े समझ में आएंगे, लेक्चर के बाद में इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट
कुछ अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जो भी परचेज कंसिडरेशन ड्यू है, अभी यहाँ तक हमने 3 स्टेप्स कर लिए थे, अभी 4th स्टेप आप क्या करने जाओगे, जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन ड्यू है उसकी जर्नल एंट्री, मतलब आप यहाँ पे सेट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, जो स्टेटमेंट के यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन अमाउंट जो दिखाई देगा आपको, जैसे कि यहाँ पे ये है, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, ये जो अमाउंट मिलेगा हमको अलग अलग फर्म का अलग अलग, तो हम ओल्ड फर्म्स को जब क्लोज करेंगे तो ये जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ड्यू है, जो ये ड्यू अमाउंट है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में भी हमें दिखाना है, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ड्यू का एंट्री हमें दिखाना है, तो न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम दिखाएंगे, तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ये जो ड्यू बैलेंस होगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू हमें दिखाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, अगर नई फर्म कोई एसेट टेक ओवर नहीं करती है, उसके लिए स्पेसिफाई करेंगे कि टेकन ओवर नहीं किया, इसके लिए स्पेसिफाई किया जाएगा आपको कि नॉट टेकन ओवर, तो नहीं टेक ओवर करते हैं तो आपको क्या करना है, या तो वो एसेट जो है वो सेल हो जाएगा, रिकॉर्डेड रहने दो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट रहने दो, तो दो इसकी कंडीशन होती है, इधर इट विल बी सोल्ड और इट विल बी टेकन ओवर बाय दी एनी ऑफ द पार्टनर, या जो पार्टनर्स है वो सबके सब जो ऑल द पार्टनर्स में ऑल्सो टेक दिस, ठीक है, अग्रीड वैल्यू पे वो लोग भी ले सकते हैं। एंड ये जो अगर सबके सब पार्टनर्स जो है हम लोग उसे एज्यूम करते कि हाँ पार्टनर्स हैं, अगर उसको सेल नहीं किया गया तो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया करके हम एज्यूम करते, तो उस केस में अगर पार्टनर्स टेक ओवर करते, सारे के सारे पार्टनर्स टेक ओवर करते, तो हम लोग जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नहीं तो हम रेशियो उनका जो कैपिटल रेशियो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे पार्टनर्स के अकाउंट में दिखा देते हैं बैलेंसेस को। तो पहला एंट्री, इफ एसेट इज सोल्ड, अगर एसेट बेच दिया गया है, द एसेट में बी रिकॉर्डेड, एसेट मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है और ना दिखाई दे रहा हो, आपको बोला जाए कि अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो उसकी जो सेलिंग वाली एंट्री है, सेल होने पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल प्राइस हम रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय कैश एंड बैंक लिखेंगे, एंड हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया तो वहां पे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, रिसीव हुआ पेमेंट करके। और अगर एसेट बेचा नहीं गया और पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, या किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर भी ले सकता है या सारे के सारे पार्टनर्स भी, तो वेदर इट इज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अग्रीड वैल्यू पे, मतलब उनके जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिखाएंगे, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल कर हम दिखा देंगे, ठीक है। तो अग्रीड वैल्यू जो भी वैल्यू है डिसाइड करेंगे वो लोग, उस वैल्यू पे ले जाएंगे। अग्रीड वैल्यू मतलब नया वैल्यू भी हो सकता है, या हम बुक वैल्यू पे भी कभी कभी जो पार्टनर्स है वो टेक ओवर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है कि इफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग और न्यू फर्म एंड नॉट इवन सोल्ड, देन इट इज प्रिज्यूम्ड, देन हम अज्यूम करेंगे उसको, प्रिज्यूम्ड मतलब हम अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कि इट इज टेकन, साइलेंट है अगर क्वेश्चन अबाउट दिस, तो हम ये कंसिडर करके लेंगे कि इट इज टेकन ओवर बाय दी, उस केस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म बोल दिया तो फिर, और बेचा नहीं है करके भी, बेच दिया करके भी कुछ नहीं बोला, तो आपको कंसिडर करके चलना है कि भाई ऑल द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर का नाम भी नहीं बोला है तो ऑल द पार्टनर्स जो है उन्होंने सबने मिलकर उसको टेक ओवर किया, ओल्ड फर्म के सारे पार्टनर्स है, एंड उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नहीं तो उन्होंने कैपिटल रेशियो में, तो यूजुअली जो है कैपिटल रेशियो में बहुत सारे जो अकाउंटेंट है, जो अथॉरिटीज है वो रेकमेंड करते हैं, सम अथॉरिटीज जो है वो रेकमेंड करते हैं कि आप है ना कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये जो पार्टनर्स का टेक ओवर किया है जो एसेट, उसको कैपिटल रेशियो में आप प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे जब हम भी सम करेंगे तो कुछ नहीं बोला होगा, तो हम एज पर द कैपिटल रेशियो जाने वाले, हम कैपिटल रेशियो में ही टेक ओवर किया है करके हम फाइंड आउट करके वैल्यूज को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो ये डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, विच एवर एसेट इज टेकन ओवर,
ये टेकन ओवर वगैरह के तो आप लोगों ने बहुत किया है, एडमिशन वगैरह में भी, 12th में भी किया है आप लोगों ने, राइट। नाउ शायद इसके स्क्रीनशॉट आपने नहीं ली है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये 4 स्टेप था, ये 6 सब स्टेप समझ लो। चलो इम्पॉर्टेंट समझने के लिए नोट। नाउ 6th स्टेप आपको क्या देखना है कि जर्नल एंट्री किसके लिए होगी, सेटलमेंट की होगी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द फर्म। अगर फर्म लायबिलिटीज को टेक ओवर नहीं करता है तो उसका सेटलमेंट कैसे करेगा ओल्ड फर्म। तो इफ द लायबिलिटीज आर सेटल्ड, मतलब उसका पेमेंट कर दिया गया है, पेमेंट हो गया है लायबिलिटीज का, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक इन केस ऑफ पेमेंट इज डन, ओके। और अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया, इफ इट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। ये जर्नल एंट्री है एंड लेजर तो आप लोगों को काफी आसानी से आ जाएगा। हम लोग 4-5 सम सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे करना है। यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नाउ इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, अगर फर्म है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, ओल्ड फर्म की बात कर रहे हैं हम, ये क्योंकि ये सारे जो अकाउंट्स है हम मेंटेन करने वाले हैं इन द ओल्ड फर्म। ये जो स्टेप्स चल रहा है ओल्ड फर्म में क्या करने वाले हैं उसी के बारे में चल रहा है पहले। तो इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, तो हमारी एंट्री जो जर्नल एंट्री होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश एंड बैंक लिखेंगे एंड कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया तो वहां पे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि उसका क्रेडिट साइड जो होता है पेमेंट साइड होता है। कैश एंड बैंक का क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड होता है। नाउ इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर्स पे करते तो क्या एंट्री होगी, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करेंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे ये एक्सपेंसेस को, ठीक है। टेक दिस स्क्रीनशॉट फटाफट। ये 7 स्टेप समझ लो आप। अगर स्टेप करके आपको ध्यान में रह रहा है तो मैंने तो ABCDEFG करके दे दिया। नाउ ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर रियलाइजेशन अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं ऑन रियलाइजेशन, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, नहीं तो करंट अकाउंट में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया गया तो करंट अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करते हैं। इन केस द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज केप्ट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है तो हम करंट अकाउंट में जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट है लॉस है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। नाउ इफ रियलाइजेशन अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होना, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब इट इज नथिंग बट लॉस, ये लॉस है। तो लॉस को हम ट्रांसफर जब करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में तो उसे डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या होता है, हम पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट में टू रियलाइजेशन लिखेंगे, उसके डेबिट साइड में हम टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, लॉस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। उससे क्या होता है, उनका बैलेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उनको जो रिसीव होने वाला अमाउंट होता है, रिसीवेबल अमाउंट, वो रिड्यूस हो जाता है। पेबल जो है फर्म उनको पे करने वाली होती है वो रिड्यूस हो जाता है, लॉस की वजह से कम हो जाता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इट इंडिकेट्स प्रॉफिट, की प्रॉफिट हुआ है ऑन क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं क्रेडिट बैलेंस अपीयर कर रहा है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमें जर्नल एंट्री लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाय रियलाइजेशन करके हम, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट करके हम पार्टनर्स कैपिटल में, नहीं तो पार्टनर्स करंट में लिखेंगे। तो ये जो स्टेप था आपका, कौन सा भाई, स्टेप वाइज जा रहे तो 7 था, ये जो स्टेप है वो 8 स्टेप था हमारा, H पॉइंट। नाउ स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ स्क्रीनशॉट दे, मुझे ऐसे याद रखना पड़ रहा है कि आपको बोलूँ स्क्रीनशॉट के लिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप लेते जाइए स्क्रीनशॉट। नाउ
जर्नल एंट्री फॉर किसके लिए जर्नल एंट्री? तो हम जब ट्रांसफर करते हैं बैलेंस जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड मतलब फॉलो किया है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। एंड साथ ही पार्टनर्स लोन का कोई बैलेंस है तो वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इफ करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, राइट। तो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके लिए जर्नल एंट्री लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा डेबिट बैलेंस जब वो रिप्रेजेंट करता है तो। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है आपको डेबिट बैलेंस के केस में। और अगर क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो इस केस में आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये काफी आसान होता है जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो बहुत ही आसान होता है, ऑटोमेटिकली हमें बैलेंसिंग फिगर से समझ में आ जाता है अब कहाँ पे क्या दिखाना है। आपको याद रखना है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसके बैलेंसेस जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर डेबिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिखेंगे, राइट। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिखने वाले हैं करंट अकाउंट में। नाउ यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट लेके। नाउ सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इफ एनी, अगर कोई भी लोन है पार्टनर का तो उसका सेटलमेंट है। अगर रोकड़ा दे दिया तो क्या एंट्री होगी, और अगर नहीं कैश पेमेंट नहीं किया है तो क्या एंट्री होगी। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट ऑफ लोन जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं पार्टनर्स लोन का। इन केस कैश बैलेंस आर नॉट टेकन ओवर, अगर ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर कैश बैलेंस टेक ओवर नहीं किया है, ये पॉइंट याद रखना है, किसने टेक ओवर नहीं किया है। टेक ओवर कौन करता है, न्यू फर्म टेक ओवर करती है। तो नए फर्म ने अगर टेक ओवर नहीं किया है कैश एंड बैंक बैलेंस को, तो लोन का जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया जाता है बाय पेइंग कैश पेमेंट कर सेटल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेटलमेंट की एंट्री हो सकती है पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या होगी, नॉट हो सकती है, होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये कैश एंड बैंक टू कैश एंड बैंक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट को हमें डेबिट करना है, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ 10th जो स्टेप होगा वो हमारा ओल्ड फर्म्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर हम पास करेंगे, सेटल करेंगे हम कैपिटल बैलेंसेस को, पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंसेस है उनको सेटल करेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस जो है। तो वो कैसे सेटल किया जाता है, सेटलमेंट कैसे होगा कैपिटल बैलेंसेस का, कैपिटल बैलेंसेस का सेटलमेंट हमें परचेसिंग फर्म के थ्रू किया जाता है, न्यू फर्म के थ्रू जो परचेस कंसिडरेशन हमें मिलता है अमाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे ना ये अकाउंट क्लोज हो जाता है जब नया फर्म पेमेंट कर देता है, तब ये क्लोज हो जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू और परचेसिंग फर्म अकाउंट, परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू यहाँ पर आता है, परचेस कंसिडरेशन अमाउंट हम यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो है पार्टनर्स कैपिटल में ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो ये दोनों अमाउंट सेम होते हैं कभी भी, क्रेडिट बैलेंस वाले अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस एज वेल एज जो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे वो सेम होगा आपका। इससे क्या होगा, हिसाब किताब बराबर। अभी आपको क्या याद रखना है, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है इसका मतलब वो जो मैंने आपको बोला है वही बात मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप नोट डाउन करके रखो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस एंड इट इंडिकेट्स, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट द अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर्स, अमाउंट पार्टनर को पे करना है, ड्यू टू पार्टनर्स, इट इज ड्यू टू पार्टनर्स। एंड न्यू फर्म अकाउंट रिप्रेजेंट, और नए फर्म का अकाउंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। ये क्रेडिट करता है तो नया फर्म का अकाउंट डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम न्यू फर्म बाय पार्टनर्स, की जो पार्टनर्स है उनको रिसीवेबल है, मतलब नया फर्म जो है वो देने वाला है ओल्ड पार्टनर्स को
जो एग्जिस्टिंग जो फर्म थी उनके पार्टनर्स को वो पेमेंट करने वाला है. सो दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम न्यू फर्म. बाय whom? बाय दी ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड भी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जो ओल्ड फर्म के पार्टनर्स है ऐसे बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, ओल्ड फर्म पार्टनर्स. ओल्ड फर्म पार्टनर्स को रिसीवेबल है ये. ठीक है, यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. नाउ लेट अस मूव टू दी सेकेंड. जो पहला जो प्रोसीजर था वो सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसीजर था ओल्ड फर्म के बुक्स में. ओल्ड फर्म के बुक्स में जो सेलिंग फर्म्स हैं उनके वेंडर फर्म के बुक्स में. अभी सेकेंड जो प्रोसीजर अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट इज इन द बुक्स ऑफ न्यू और परचेसिंग फर्म. वहां पर ओल्ड फर्म का ये जो लास्ट था ना सेटलमेंट अकाउंट का, ये यहाँ पर ओल्ड फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है. ओल्ड फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है. ठीक है, नाउ अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म. तो न्यू फर्म में बहुत छोटे से अकाउंटिंग प्रोसीजर है. फटाफट फटाफट अभी बस हार्डली 5 मिनट का काम है. नाउ व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म्स आर इनकॉर्पोरेटेड मतलब टेकन ओवर, और उनको एक साथ जब हम ले आते हैं तो ये नई फर्म जो होती है ना, मैंने यहाँ पे आपको एक परचेस कंसिडरेशन में अभी जस्ट पीछे मैंने एक्सप्लेन किया. तो परचेस कंसिडरेशन में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आप एक टोटल का कॉलम बनाओगे टोटल. तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा ना ये न्यू फर्म के बैलेंस शीट में जाने वाला है, ये न्यू फर्म के बैलेंस शीट में. और ये जो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है वो कैपिटल जो है जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो बैलेंसेस है जो नए बैलेंस शीट में जाने वाले हैं. तो ये सारा जो टोटल वाला थर्ड कॉलम जो है वो नए बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब ये परचेसिंग फर्म के बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है, नई फर्म की बैलेंस शीट तैयार होगी. तो यहाँ पर यही बोला है कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म्स आर इनकॉर्पोरेटेड दैट मीन्स टेकन ओवर. तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो उस केस में एसेट्स अकाउंट, वेरियस एसेट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसेट्स होंगे. लैंड एंड बिल्डिंग आप लोगों को पता ही है, फिक्स एसेट्स हुए, करंट एसेट्स हुए. तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दैट इज वेरियस अकाउंट अग्रीड वैल्यू पे. तो ये परचेस कंसिडरेशन में आपको मिल जाएगा. जब सम कराऊंगी तो काफी ईजी लगेगा आपको. टू liabilities that is various types of liabilities, okay, agreed value पे. एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस टेकन ओवर. तो ये वो बैलेंस ही है ना, परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू है ये. दिस इज नथिंग बट द परचेस कंसिडरेशन का जो हमारा डिडक्ट होने पे जो वैल्यू आता है परचेस कंसिडरेशन वाला. बिकॉज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल, राइट. पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू होती है, तो ये परचेस कंसिडरेशन वाली वैल्यू होगी. ये नए फर्म के लिए है प्रोसीजर. तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अगर जर्नल एंट्री लिखनी है तो दिस वे वी आर गोइंग टू राइट द जर्नल एंट्री. एंड ये सारे के सारे वैल्यू आपको परचेस कंसिडरेशन का जो स्टेटमेंट है वहां पर मिल जाएगी. ठीक है, नाउ सेकेंड आपको क्या करना है, जो भी अगर इन केस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो कभी कभार क्या होता है नए फर्म जो है वो पे करती है. इट इज पेड एंड बॉर्न बाय द न्यू फर्म. तो उस केस में हम उसे एज अ गुडविल रिकॉर्ड करते हैं कि गुडविल अकाउंट. तो ये कब होता है, जब ओल्ड फर्म्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है ना, तो ये एक्सपेंडिचर्स जो है ना बेयर करने के लिए तैयार रहता है नया फर्म, तो उसे एज अ गुडविल रिकॉर्ड करता है. और गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे हम. ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जर्नल एंट्री होगी. नाउ व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ, अगर गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है, नए बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. इस केस में जब रिटर्न ऑफ आया तो वॉन्ट अपीयर, इट इज नॉट गोइंग टू बी अपीयर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट, राइट. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल कर हमें जर्नल एंट्री लिखनी होती है जर्नल एंट्री के केस में. बाकी लेजर तो मैं जब आपको कराऊंगी और इसका वर्किंग नोट कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री आती है कि आपको कैपिटल, जैसे कि हमने एडमिशन ये सब में भी हम लोगों ने सीखा था, कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कैपिटल एडजस्ट किया जाता है एज पर द न्यू फर्म के हिसाब से. तो कैपिटल एडजस्टमेंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब करने बोलते हैं, तो व्हेन न्यू फर्म डिसाइड, जब नया फर्म डिसाइड करता है टू एडजस्ट द कैपिटल बैलेंसेस को एडजस्ट करने का डिसीजन लेता है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या शॉर्टेज है और क्या सरप्लस है. ये भी हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे और उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द शॉर्टेज. तो इसका जब भी हम सम्स करेंगे तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट जो है वो दे दूंगी कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट को कैसे फाइंड आउट, कैसे एडजस्ट करना है. तो जो भी डिफरेंसेस आता है वो पार्टनर्स के जो कैपिटल बैलेंसेस है
उसमें या तो आपको क्या करना होता है, पैसा लाना होता है, या फिर आपको पैसा जो है ना रिसीव होता है। एक्सेस है तो रिसीव हो जाता है, और अगर शॉर्टेज है तो फिर आपको लाना पड़ता है। तो इस केस में यहाँ पे या तो वो कैपिटल के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होता है, या कैश के थ्रू एडजस्ट होता है, इधर करंट अकाउंट के थ्रू या कैश के थ्रू। तो when the new firm decides to adjust the capital balance in the new profit sharing ratio and finds the shortage / surplus, that is the difference in the capital balances of partners, then such adjustment is debited. अगर शॉर्टेज है तो डेबिट किया जाता है करंट अकाउंट को, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि कैश लेकर आएगा फिर पार्टनर, इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। ओके, करंट अकाउंट को भी शॉर्टेज के केस में डेबिट करते हैं। और अगर सरप्लस है मतलब ज़्यादा है तो फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इवन कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, मतलब कैश में से पेमेंट गया, वो लोग अपना एक्सेस पैसा ले लेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इन केस, पहले सरप्लस के बारे में जान लेते हैं। इन केस ऑफ सरप्लस मतलब एक्सेस है, अगर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस एक्सेस है, ज़्यादा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट / या तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा या फिर कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होता है। ठीक है, तो या तो वो रोकड़ा ले जाएगा घर, या फिर करंट के थ्रू एडजस्ट करे तो करंट अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, एक्सेस ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट और पेड इन कैश, या फिर कैश पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट कर दिया? पार्टनर को। नाउ इन केस ऑफ शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज हुआ, डेफिसिट है कैपिटल बैलेंसेस में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को एज या फिर कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है। मतलब शॉर्टेज है तो वो लोग लेकर आएंगे, रोकड़ा लेकर आएंगे पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब डेफिसिट ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट और ब्रॉट इन कैश, या फिर रोकड़ा लेकर आए हैं। तो यहाँ तक आपका जो है सेकेंड जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है नए परचेसिंग फर्म में, यहाँ तक आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, जर्नल एंट्रीज होगा। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, जब हमें नए बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं, आफ्टर अमलगमेशन, आफ्टर मर्जर, जो बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जितने भी इनकॉर्पोरेटेड बैलेंसेस है जो हम परचेस कंसिडरेशन में तैयार करते हैं, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, वो सारे के सारे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड साथ ही हम जो नए कैपिटल बैलेंसेस है पार्टनर्स के, वो भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाती है, टैली हो जाती है, बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार में तो देखो समझता नहीं है, आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, नोट्स तैयार करने हैं, एफर्ट्स लेने होंगे, थोड़ा पेन लेना होगा, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज इस चैप्टर पे बेस्ड है, उसकी लिस्ट, और साथ ही आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अभी तो थियरी किया, राइट, तो आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।